तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज फरमाइश आई हुई थी, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था कि नलिन विलोचन शर्मा के बारे में कुछ बताया जाए, जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी कि जन्म से भोजपुरी भाषी थे। जैसे हमारी यहाँ मातृभाषा मैथिली है, ठेठी है और हिंदी है, उसी तरह से वो जन्म से भोजपुरी भाषी थे। उन पटना जिला में भोजपुरी ज्यादा भाषी होते हैं, मतलब भोजपुरी ज्यादा चलती है। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र थे। उनके पिताजी भी थे प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। दर्शन और संस्कृत के, दर्शन और संस्कृत, दर्शन होता है दर्शन शास्त्र फिलोसफी, और संस्कृत, संस्कृत तो देवभूमि है, मतलब देववाणी है, देवभूमि बोल दिया मैंने। हाँ, माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनके व्यक्तित्व निर्माण यानी कि उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, उसमें उनके पिता के पांडित्य, मतलब पिता का जो ज्ञान था, उनकी जो पांडित्य जो था, और उनके प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। किनकी प्रगतिशील दृष्टि? नलिन विलोचन शर्मा की और उनके पिता की प्रगतिशील दृष्टि थी, जिस कारण से वो व्यक्तित्व उनका अच्छा निर्माण हुआ। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। संस्कृत में भी किया, हिंदी में भी किया, पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, आसानी से एडमिशन नहीं होता है वहां पे पटना यूनिवर्सिटी में। हाँ, वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। तीन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में वो प्राध्यापक रह चुके हैं, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत, यानी कि मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961, देख लीजिए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। यानी कि मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, यानी कि रिटायरमेंट का एज अभी नहीं आया हुआ था, उनसे पहले वो चल बसे, और इस समय तक वो अध्यक्ष के पद में रहे। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। उनकी रचनाएं के बारे में: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत, जो आपके कक्षा में है, पाठ्य पुस्तक में है, और 17 असंग्रहित पूर्वी छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन की प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ इन्होंने लिखा हुआ था। संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। इनके द्वारा संपादित इतने सारे ग्रंथ किए गए थे। बहुत ही महान लेखक थे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद यानी कि प्रयोग करते थे अपनी कहानियों में, ये नए नए चीजों का एक्सपेरिमेंट करते थे कि इस तरह से यदि लिखें तो देखते हैं मतलब पाठकों को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, इस तरह से हम ज्यादा अच्छा से व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आलोचकों के अनुसार ऐसी बात कही जाती थी। प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। मनोवैज्ञानिक यानी कि जिस तरह से इस कहानी में दिखाया गया है, कितने मनोवैज्ञानिक तरीका से बताया गया कि क्या दर्द रहा होगा उस समय मदन का, गिरधर लाल की क्या विवशता थी। वो जानता था कि मेरा बेटा सही है, फिर भी उसे पीटा जा रहा था। किस लिए? गिरधर लाल को तो अच्छा नहीं लग रहा होगा अपने बेटे को पीटने में, उसे इसलिए पीट रहा था क्योंकि वह सेन साहब का नौकर था, उसी के यहाँ
नौकरी करता था तो अपने बेटे को बिना गलती के भी पीटना पड़ा उसको। इस तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से इस कहानी को बनाया, यही इसमें कहा गया है। बहुत ही मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। आलोचना आधुनिक शैली के द्वारा करते थे, मॉडर्न तरीके से। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। बिल्कुल सही। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई सांकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। कई सारे पुराने शब्द थे जिन्हें लेखकों ने भुला दिया था, लोगों ने भी भुला दिया था। इस कहानी में भी कई सारे शब्द हैं जिसको कि इन्होंने रिन्यूएशन दिया। इस कहानी में तो बहुत कम है, लेकिन और भी इनकी जो रचनाएं होंगी उसमें बहुत सारे शब्द होंगे। जैसे कि इसमें तमीज़, तहजीब, इस तरह के शब्द तो बराबर यूज होते ही रहते हैं। खिलखिलाकर किलकारी मारना, कभी तैस हो जाना, ये सब शब्द बहुत पुराने शब्द हैं। इनको फिर से इन्होंने जीवंत किया, पुनः प्रतिष्ठित भी किया इन्हीं के द्वारा। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी संग्रह, जिस कहानी संग्रह से यह कहानी ली गई है, उस कहानी संग्रह का नाम है विष के दांत तथा अन्य कहानियां। यहां पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह एक कहानी संग्रह, ध्यान दीजिएगा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा का मतलब है कि वह एक नाम है किसी कहानी संग्रह का, समझ गए? हाँ, यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। जो मध्य वर्ग के अंतर्विरोधी होते हैं उनको उजागर करती है। यानी कि मध्य वर्ग हम लोग, उसी तरह से हम ही लोग के जो अंतर्विरोधी होते हैं, जो कि उनको लो लेवल के लोग समझते हैं कि मध्य वर्ग के लोग नहीं सही हैं, उनके अंतर्विरोधियों को उजागर करती है कि देख लीजिए सेन साहब किस तरह से घमंड में है, उनके पास पैसा है तो वो अपने से छोटे को कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय आपको तो बता ही दिया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपने महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसी नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। बहुत बड़ी बात कह दी इसमें। एक और आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही, मध्य वर्ग में भी कई तरह के मध्य वर्ग होते हैं, मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब, मध्य वर्ग के ही अंदर। सेन साहब कोई मुकेश अंबानी या टाटा बिरला तो थे नहीं, वो भी मध्य वर्ग में ही एक उच्च वर्ग थे, मध्य उच्च वर्ग। तो मध्य वर्ग के भीतर ही सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा की सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसी कुसंस्कार, महत्वाकांक्षा उनकी बहुत सारी, मतलब फालतू इच्छाएं बहुत सारी पाले हुए हैं कि उनको था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने तो बने, चाहे अच्छा बुरा जैसा भी बने। ठीक है, उनको पैसे से मतलब था और अपने बेटे से इतना ज्यादा लाड था कि क्या कहें, बेटियों से तो कुछ था ही नहीं। मतलब लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए थे। और दूसरी ओर गिरधर क्या है, वह तो नौकरी पेशा था, उसके यहाँ नौकरी करता था, इस बंदिश के अंदर था कि वह उसके सामने आवाज नहीं उठा सकता है बेचारा। अब कोई किसी के अंदर नौकरी कर रहा है, सेन साहब के फैक्ट्री में वो मैनेजर है या क्लर्क है, कुछ है, किरानी है, तो किरानी उसके सामने कैसे आवाज उठाएगा कि तुम्हारे ही बेटा का गलती था? नहीं उठा पाता। ये उसकी बंदिशें हैं। यही यहाँ पे इतनी सारी बातें यहाँ पर इस लेखक ने यहाँ बताई हुई है। नौकरी पेशा निम्न, मतलब नौकरी करने वाले लोग थे, उसी के अंदर नौकरी कर रहे थे। नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है। यानी कि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, और वो तो फिर भी प्राइवेट जॉब में था, तो उसके सामने तो कुछ नहीं ही बोल सकता था। जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशें थी, जो बताया मैंने कि वो उनके सामने खुलकर कुछ भी विरोध नहीं कर सकता था। नौकरी छोड़ने के बाद भले ही जो कर दे, उसको नौकरी से निकाल दिया तो
क्या प्रॉब्लम है के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। अपने अस्तित्व को कैसे बताया? उसके अंदर वो तो उसके अंदर जॉब कर रहा था, उसका नौकर था, उसका किरानी था, फिर भी इसलिए उसी कारण से उसने अपने बेटे को पीटा था पहली बार। उसके भले ही उसके घुटने से खून बहा दिया उसके शोफर ने, लेकिन फिर भी अपने ही बेटा को पीटा। बंदिशें थी, अपने साहस से बचाया अपने अस्तित्व को। यदि वहां पर वो अपने बेटे को नहीं पीटता तो सेन साहब को कुछ ऐसा होता कि इसने अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं किया, तभी बिगड़ रहा है, चोर गुंडा मवाली डाकू बनेगा, ऐसा तो सेन साहब बोलता उसको। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार और कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करता है। इस कहानी में कितनी सारी बातें बताई गई। सामाजिक भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, सेन साहब का बेटा यानी कि कासू अमीर आदमी था, अमीर का बेटा था, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं, बैकलाइट फोड़ दिया, चाहे फिर लट्टू नचाते समय उसको पीट दिया, घूसा मार दिया, उसके लिए उसकी गलतियां माफ है क्योंकि वो अमीर घर में पैदा हुआ है, बस इस कारण से। और मदन ने तो जो किया सो आपके सामने है। तो इस हिसाब से यहाँ पर पैसे के बात पे भेदभाव है, लिंग भेद है। उनकी 5 बेटियां, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 बेटियों को इतना ज्यादा उसको, चलो संस्कारित बनाओ, बहुत अच्छी बात है, इतना ज्यादा उसको ढाल दिया गया कि सिर्फ तुमको शाम के समय ही खेलना है, सिर्फ तुमको अब किसी से तुमको जोर से बात ही नहीं करना है, कासू मारे तो मार खा लो लेकिन कुछ नहीं बोलना है। इस तरह की बातें उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया बेटियों को इस तरह से। और बेटा को पूरा खुली छूट दिया हुआ था, तू गाड़ी का बैकलाइट फोड़ के कुछ कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंग भेद हुआ यही। आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार। आक्रामक स्वार्थ क्या था? बेटा है, यही काम देगा, तो अपना सेल्फिशनेस हुआ, इसमें स्वार्थ है, इसका सेल्फिश आदमी। छाया में पलते हुए प्यार दुलार, फालतू प्यार दुलार था, उतना प्यार दुलार नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। कि कुपरिणाम, उसके कुपरिणाम क्या हुए कि उसका गया दांत, और बड़ा कुपरिणाम आना आगे बाकी है, लेकिन अभी तो फिलहाल गया दांत। उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करता है। अब जो सामाजिक समानता आ गई है, यानी कि गरीब और अमीर में जो पहले फर्क किया जाता था उतना नहीं है अब। तो अब एक जगह, एक विद्यालय में सब लोग बैठते हैं, सब लोग एक जगह पढ़ते हैं, एक साथ, गरीब हो अमीर हो, सेम स्कूल प्लेस में बैठे हुए रहते हैं, पता नहीं चलना चाहिए। ये हुई आजकल की बातें। सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार, हर किसी को अधिकार है, हर किसी का अधिकार समान होना चाहिए। हालांकि हमारे देश का संविधान हर किसी को समान अधिकार नहीं देता है, ये मैं कहता हूं। आरक्षण की बात है, छोड़िए वो बात, सोशल स्टडीज में आपको कोई टीचर पढ़ा ही देंगे, तो ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर आप लोग बना के लाइए और हमको ईमेल कीजिए। तो अभी के लिए बाय।